हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई सुदीक्षा वेलकम ऑल ऑफ यू टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ एचपी टेट पीवाईक्यू सीरीज में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो एज यू नो, जो आपका एचपी टेट का पेपर होता है इसमें मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स या मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ सीधे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके पीवाईक्यू से डायरेक्टली रिपीट होते हैं बार बार, राइट। अगर क्वेश्चन नहीं हो, एज इट इज रिपीट हो रहा, कंसेप्ट्स तो वही रहेंगे। तो यहाँ पर PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एचपी टेट की तैयारी में PYQs की अगर आपने सीरीज देखी है, लाइक फॉर पास्ट 10 पेपर्स आपने अगर सॉल्व किए हैं, सो आई एम वेरी श्योर कि आप एचपी टेट को बहुत इजीली जो है बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डू द पेपर विच हैज रिसेंटली हैपेंड, जो कि आपका नवंबर में 2025 में एग्जाम हुआ था एचपी टेट का। उसके क्वेश्चंस जो हैं बायोलॉजी सेक्शन के, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक एक करके हम क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके आंसर्स और उसके रीजन एक्सप्लेनेशन को जो है वो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में पूछा गया था। जैसे कि क्वेश्चन सेज द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस at a time of interview due to the secretion of। अब हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, फिर चाहे वो इंटरव्यू के टाइम पे हो रही हो या कभी भी हो रही हो, राइट। तो यहाँ पर किस चीज की सिक्रीशन के कारण ये जो पर्टिकुलर चेंज है वो देखा जाता है। सो ऑप्शंस विच आर गिवन आर रेनिन, एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरॉन एंड साथ ही साथ ACTH। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ हार्ट। तो यू नो वेल, एड्रेनलिन सिक्रीशंस जो हैं वो हार्ट रेट को क्या कर देती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एड्रेनलिन। तब भी आपको कोई स्ट्रेस, फियर या कोई एक्साइटमेंट की कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है वो आप फेस कर रहे हो, उस टाइम पे जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, दैट विल सिक्रीट द एपिनेफ्रिन व्हिच इज नोन एज एड्रेनलाइन, जिसके कारण हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कर सके, फेस कर सके। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। बाकी के हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें जो आपको बाकी ऑप्शंस में दिए गए थे, दैट वाज रेनिन, है ना। अब ये जो रेनिन है ये किडनी के जेजी सेल्स जो है उसको रिलीज करते हैं। जेजी सेल्स जो है यहाँ पर रेनिन को रिलीज करके दे विल रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। व्हेयरएज एल्डोस्टेरॉन के डिस्कशन हमने अभी जस्ट किया। ACTH की अगर मैं बात करूं, एंटीकोरोटिक हार्मोन जो है आपका, यहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। व्हेयरएज जो आपका आंसर है दैट इज वेरी मच क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पेसमेकर ऑफ हार्ट जो है वो हम किसे कहते हैं भाई, एसए नोड को कहते हैं, एवी नोड को कहते हैं, कार्डियक मसल्स को कहते हैं, या फिर परकेंजे फाइबर को कहते हैं। अब ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने जरूर पढ़ी होंगी, राइट। यहाँ पे नोड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि पेसमेकर जो है हार्ट का वो रहने वाला है SA नोड, ठीक है। साइनो आर्टरियल नोड जो है दैट इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। व्हाट डज इट एक्सप्लेन, ये जो आपका SA नोड है जो आपके राइट आर्ट्रियम में राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है, अबव ऊपर की तरफ को, दिस SA नोड जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं दे आर पास ऑन टू द नेक्स्ट नोड जो आपकी AV नोड रहेगी, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फिर वहां से परकेंजे फाइबर से होते हुए ये पूरी की पूरी जो वेंट्रिकल्स की वॉल है उसमें एक्सटेंड हो जाती है। क्लियर। सो हियर आंसर इज विल बी A ऑप्शन, दैट इज SA नोड। इसी के साथ साथ एक्सक्रीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं दैट एक्सक्रीशन इन द आर्थ्रोपोड टेक्स प्लेस बाय। अब आर्थ्रोपोड आपको पता है एक बहुत ही ज्यादा वास्ट फाइलम है। इस वास्ट फाइलम में आपको अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिले होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको एक जर्नलाइज्ड आंसर जो है वो देना था। कोई ऑप्शंस जो हैं दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, कोएक्सियल ग्लैंड एंड नन ऑफ अबव। अब आप देखो तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपने आर्थ्रोपोडा में जरूर पढ़ी होंगी, बट
जर्नलाइज्ड वे में अगर मुझे आंसर देना है तो आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है दैट इज माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्लियर। तो एक जर्नल आंसर जो है वो आप माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे दे सकते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ग्रीन ग्लैंड्स जो है आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियंस में which are prawns and crayfish यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली, बाकी के जो क्लासेस हैं उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। whereas कोएक्सियल ग्लैंड जो हैं वो आपको आर्किनिड्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके स्पाइडर्स वगैरह सारे आ जाएंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताइए, इसकी एग्जांपल क्या रहेगी। ऑप्शंस गिवन आर स्नेल, कॉकरोच, कटलफिश या फिर ऑल ऑफ अबव। सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे पहचानेंगे आप, दैट इट इज फाउंड इन कटलफिश। किसमें देखने को मिलेगा आपको, कटलफिश में। स्नेल और कॉकरोच की बात करें, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इनमें दोनों में ही आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एचपी टेट में जरूर पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। सो वर्ल्ड ओजोन डे जो है इट इज सेलिब्रेटेड एट 16th ऑफ सितंबर। ठीक है, 16th ऑफ सितंबर में वर्ल्ड ओजोन डे जो है इट इज सेलिब्रेटेड। ओके, क्लियर। एंड यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये क्या आपको बताता है, ये सिग्निफाई करता है ऑन द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में डिस्कस किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one is not a factor of a biotic environment? अबायोटिक environment का फैक्टर नहीं है। सनलाइट, डिकम्पोजर्स, वाटर या फिर टेम्परेचर। आंसर इज वेरी क्लियर, डिकम्पोजर्स, है ना। अब ये जो आपके डिकम्पोजर्स हैं ये क्या है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक फैक्टर। ये किस में आएंगे, बायोटिक फैक्टर की कैटेगरी में आएंगे। क्या काम है डिकम्पोजर्स का, किसी भी इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज में ना, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में, राइट। यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन फिजिकल या केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, इन द कैटेगरी ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स। लिविंग वाले जो हैं वो किस में आ जाएंगे, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें आपके डीकंपोजर्स आपको ऑप्शन में दिया गया है। और डीकंपोजर्स में भी मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द डेड प्लांट्स, है ना, इनटू द ह्यूमस। ह्यूमस में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएल सिक्रीशन जो है वो किसमें होती है, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज या फिर थायराइड। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन इज वेरी क्लियर कि स्टमक में जो है एचसीएल की सिक्रीशन होगी। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेल मी, स्टमक में भी कौन से सेल्स जो हैं वो एचसीएल को सिक्रीट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेल्स जो कि आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स में से कौन से सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ HCl? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कमेंट सेक्शन में मैं आपका आंसर जरूर देखना चाहूंगी रिगार्डिंग दिस। ओके, सो आई एम स्किपिंग द एक्सप्लेनेशन, यू विल गिव मी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा रहेगा। सो आंसर इज वेरी क्लियर ना, पिट्यूटरी, ओवरी, लिवर, थाइमस। इसमें से लिवर जो है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि आपका प्रेजेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट देखिए, which of the following is known as the molecular seizures? molecular seizure आप किसे कहते हैं भाई, डीएनए लाइगेज को कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, हेलिकेज को या फिर टोपोआइसोमेरेज को। अब यहाँ पे आंसर तो बहुत क्लियर है, लेकिन हमने समझना है कि बाकी के ऑप्शंस में क्या काम जो है वो रहने वाला है। आंसर, करेक्ट आंसर विल बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, राइट। इसी के साथ साथ बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डीएनए लाइगेज का काम है कि इसने डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ग्लू की तरह जो है, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह जो है ये एक्ट करता है। हेलिकेज, हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग का काम करता है
और इस अनबाइंडिंग के दौरान जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये सुपर कॉइलिंग या जो भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, टॉर्शन क्रिएट हुआ है, उसको क्या करता है, यहाँ रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिसिकल्चर इज द rearing, management and production of birds, reptiles, fishes या amphibians. So again a direct question जो कि आंसर आपका रहेगा यहाँ पर फिशेस, राइट। तो पिसिकल्चर जो है कैसा कल्चर है जिसमें हम फिशेस को क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ फिशेस से रिलेटेड जो है वो रहेगा। फिर चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही हो, वैसे ये कमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है। एंड पिसिकल्चर एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको डिटेल में पूछी जाती है इन सम अदर एग्जामिनेशन, पर यहाँ पर इतना ही आपके लिए जो है वो सफिशिएंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी करेंसी सेल की क्या होती है। सो यू नो वेल एनर्जी करेंसी क्या है भाई, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी करेंसी। ओके, क्लियर। एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है इसे हम एनर्जी करेंसी के तौर पे जानते हैं। ये क्या करता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, अब बताइए स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। इन चारों में से आपको कौन सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रही है कि ये किसका पॉलीमर जो है वो रहेगा, यानी कि बेसिक यूनिट आपने बताना है, उसका पॉलीमर आप करेंगे तो स्टार्च बन जाएगा। इफ यू लुक एट द डायग्राम यू कैन वेरी इजीली टेल मी द आंसर। वैसे तो आंसर बहुत ही इजी भी है, लेट मी शो यू द डायग्राम फर्स्ट। लुक एट दिस डायग्राम, ये अमाइलोज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपको अमाइलोपेक्टिन दिया हुआ है। अगर हर एक पर्टिकुलर यूनिट को आप देखेंगे तो ये किसकी यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की यूनिट है, राइट। ठीक है, तो वहां कहीं कहीं पे आपको अल्फा 1,4 लिंकेज देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे आपको साइड ब्रांचेस जहां पे शुरू हो जाएंगी वहां पर आपको अल्फा 1,6 लिंकेज जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर। तो क्या आंसर आपका रहने वाला है, आंसर विल बी द ग्लूकोज, जहां पे आपको अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स यहाँ देखने को मिलती हैं। ओके, बॉन्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज द सेगमेंट्स ड्यूरिंग व्हिच फेज। अब अलग अलग फेजेस आपने पढ़े होंगे, लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, जागोटीन एंड पेचिटीन। इसमें से कौन सी स्टेज है जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मेंशन माय वर्ड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखा गया है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेगमेंट्स का एक्सचेंज करती हैं। क्लियर। सो आंसर विल बी पैचिटीन, है ना। अब इसकी स्टेजेस को अगर आप देखें कि कौन कौन से स्टेज में क्या क्या हो रहा है, जस्ट गिव अ लुक। तो जब मियोसिस होगी, मियोसिस 1 की ये स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी पेयरिंग होती है, उसकी पेयरिंग में ही वहां पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है लाइक दिस एंड इसके साथ ये पिंक वाली जो है, इनमें क्या होगा, यहाँ पे कोई भी सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज होगा, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, दिस इज द स्टेज ऑफ पैचिटीन, इसे हम पैचिटीन स्टेज जो है वो कहते हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला व्हाट डज के डिनोट व्हिच स्ट्रक्चर। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का ही कह लो डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे बेसिक चीज जो है वो कुछ भी नहीं हो सकती आपके फ्लोरल फॉर्मूलाज में। तो के जो है वो किसको सिग्निफाई करता है, कोरोला को, कैलिक्स को, पेडिकल को या फिर पेरियंथ को। सो हियर कैलिक्स इज द राइट आंसर। के का मतलब है यहाँ पे कैलिक्स, ये कितने नंबर ऑफ कैलिक्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको कैलिक्स जो है वो सिग्निफाई करता है। सी क्या सिग्निफाई करेगा, सी सिग्निफाई करेगा अबाउट द कोरोला, ए जो है वो सिग्निफाई करेगा अबाउट द एंड्रोशियम, G signifies about the gynoecium and P signify here about the perianth. ओके, तो इस तरीके का जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए,
वैक्सी कोटिंग ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड? क्या कहेंगे आप इसकी वैक्सी कोटिंग को जो प्रेजेंट होती है? व्हाट विल से द वैक्सी कोटिंग? सुबेरिन, पैरिडर्म या फिर फेलम या फिर क्यूटिकल? तो ये जो वैक्सी कोटिंग है इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो है ये वैक्सी कोटिंग बनी होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको एनाटॉमी जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके की लेयर्स जो है वो रहने वाली है। सुबेरिन की अगर हम बात करें तो ये आपको ज्यादातर कॉक सेल्स में देखने को मिलता है। फिल्म की बात करें तो फिल्म जो है वो कॉक टिश्यू को ही कहते हैं। एंड पेरिडर्म जो है एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि फिल्म और फिलोजन इसके साथ फिलोडर्म, जितनी 3 लेयर्स हैं बाहर वाली, उनको तीनों को मिलाकर जो है वो पेरिडर्म बन जाता है। क्लियर? तो ये बाकी ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने को दी हुई थी। क्यूटिकल जो है वो आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू जो है वो आपको पूछी गई है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताइए कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रहने वाला है। सो अगेन इट इज वेरी सिंपल। कार्बोहाइड्रेट्स का जो वैक्सी जो आरक्यू वैल्यू है दैट इज 1 है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर हियर। ये आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। इसके साथ आपने याद रखना है फैट की वैल्यू जो है वो क्या है? आरक्यू वैल्यू दैट हैज टू बी लेस देन 1। ऑर्गेनिक एसिड्स की वैल्यू जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? अब हम कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, सेकंड सेज एब्सिसिक एसिड या फिर इथाइलिन या फिर जिबरेलिन थर्ड। अब आपको पता है जिबरेलिन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिख दिया है दैट इट इज थर्ड। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? आप स्ट्रेस हार्मोन की जब भी यहाँ पर बात होगी तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर एब्सिसिक एसिड की बात हो रही। ठीक है, क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब जो है वो रहने वाला है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस कंडीशन, ड्रॉट या फिर वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस जब भी होंगी, ऐसी कंडीशंस में ये क्लोज कर देता है स्टोमेटा को ताकि एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो वहां से ना हो। इसी के साथ साथ हम इसे एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस रिलीज कराने में ये हेल्प करता है, या फिर डॉर्मेसी का हार्मोन जो है इसके तौर पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब IAA ऑक्सिन्स की बात करते हैं, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। इथाइलिन जो है वो फ्रूटिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। Whereas जो जिबरेलिन हैं वो स्टेम इलॉन्गेशन के लिए जो है वो स्पेसिफाइड जाने जाते हैं। ठीक है, सीड जर्मिनेशन या फिर स्टेम इलॉन्गेशन। तो आपका एब्सिसिक एसिड यहाँ पे विच इज द स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which plant hormone is used to destroy the weeds in the field? अब इन चारों में से कौन सा हार्मोन है प्लांट का जिसे हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी तरीके का जो वीड है फील्ड में प्लांट के साथ जो एडिशनल वीड्स ग्रो कर रहे हैं उनको यहाँ पर हम क्या करें? रिमूव करें। तो यहाँ पे रिमूवल के लिए स्पेसिफाइड एक प्लांट हार्मोन है दैट इज 2,3 which is known as 2,3-dichlorophenoxy acetic acid। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी आपको पेपर में, ये आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिस इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक ऑक्सिन जो है वो क्या रोल प्ले करता है, या फिर आइडेंटिफाई करिए कि सिंथेटिक ऑक्सिन जो है वो क्या है। क्लियर? तो ये क्या करता है? जितने भी डाइकॉट वीड्स हैं व्हीट या राइस की फील्ड में, उनको क्या करेगा? रिमूव कर सकता है बहुत ही एफिशिएंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ। जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो वहां से अब कौन सा फेज जो है वो शुरू हो जाएगा? यू नो वेल, फ्लावरिंग की शुरुआत होना दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज जो है प्लांट का क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। ठीक है, जुवेनाइल फेज इज ओवर, वेजिटेटिव फेज में जितनी ग्रोथ होनी थी दैट इज ओवर नाउ। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो चुका है। क्लियर? सो दीज आर द फेजेस जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर
जो है इट फ्लावर्स ओनली वंस लाइफ टाइम। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जो क्या करेंगे, एक बारी फ्लावरिंग शो करेंगे, उसके बाद जो है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और फिर एक न्यू फ्लावरिंग लाइफ साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है दैट इज वेरी वेल नोन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बैम्बू ट्री, जिसका तकरीबन 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन जो है वो होता है। अब 100 ईयर्स में लास्ट में ये फ्लावरिंग करता है एंड फ्लावरिंग करने के बाद दे जस्ट डाई, कंप्लीट कर देते हैं अपना लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज योर राइट आंसर। बाकी की ऑप्शन की बात करें, जैकफ्री, मैंगो, पपाया, ये आपको सारे दिए हुए थे, ये पॉलीकार्पिक होते हैं, हर साल जो है फ्लावरिंग शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सली इन द ग्रीन ऑक्सीजनिक प्लांट इज। अब ग्रीन ऑक्सीजनिक प्लांट में कौन सा पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट जो है वो जाना जाएगा? क्लोरोफिल ए, बी, फाइकोबिलेंस या फिर क्लोरोफिल सी? आपको क्या लग रहा है भाई, कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे? क्लोरोफिल ए, बी, फाइकोबिलेंस या फिर क्लोरोफिल सी? तो यहाँ पर यूनिवर्सल वर्ड आ गया, जहाँ पे यूनिवर्सल ग्रीन कौन सा पिगमेंट है, तो सीधा सीधा आंसर आपका होना चाहिए क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो हर एक प्लांट में यूनिवर्सली आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, चाहे वो एल्गा हो, साइनोबैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन एवरी प्लांट इज हैविंग क्लोरोफिल ए। ओके, यही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांस एनाटॉमी से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्रांस एनाटॉमी इन चारों में से कहां पर आपको देखने को मिलती है? C4 लीव्स में, C3 लीव्स में, दोनों में देखने को मिलती है, या फिर नन ऑफ अबव? अब आपको पता है क्रांस एनाटॉमी बहुत ही खास तरीके की एनाटॉमी है, राइट? और ये कहां पर प्रेजेंट होती है? दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द C4 लीव्स। कहां पे देखने को मिलेगी? C4 लीव्स में, है ना? अब क्या एनाटॉमी है, क्रांस एनाटॉमी में क्या खासियत है? खासियत ये है कि यहाँ पर आपको जो फाइलम, जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम है ना, दे आर एनक्लोज्ड इन द बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के अंदर क्या रहेंगे? ये एनक्लोज्ड रहेंगे। दिस इज नोन एज क्रांस एनाटॉमी। इसी की वजह से जो प्लांट, जैसे कि आपका शुगर, मेज या सोग्रम हो गया, दे bypass the losses of the photo respiration। क्लियर? तो फोटो रेस्पिरेशन के लॉसेस को ये बाईपास करता है, बहुत ही एफिशिएंटली CO2 का फिक्सेशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। दीज ऑल टाइप ऑफ द प्लांट्स। ओके, क्लियर? बेसिकली यहाँ पर आपके C4 प्लांट्स में आ जाते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट्स द ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस से आया है। ग्लाइकोलाइसिस का जो है आपको पूरा प्रॉपर डायग्राम एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का ही क्वेश्चन जो है ये आपका रहेगा। तो कौन सा एंजाइम है ये आपको बताना है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट करता है। तो पहला ही एंजाइम आपका यहाँ पे आ जाता है हेक्सोकाइनेज। इफ यू लुक एट द प्रॉपर चार्ट, तो आपको हर एक स्टेप के एंजाइम्स जो है वो पता होनी चाहिए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज इज रिस्पॉन्सिबल। फर्दर कन्वर्जन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज आ जाएगा, क्योंकि आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस हुआ। अगेन एटीपी का लॉस हुआ, फर्स्ट स्टेप में भी एटीपी का लॉस हुआ, सेकंड थर्ड स्टेप में भी। यहाँ पर क्या आपका एंजाइम रहेगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बनाया इसने? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? एल्डोलिसिस जो है यहाँ पर क्या करता है, जो ग्लैप मॉलिक्यूल है या फिर DHAP मॉलिक्यूल है, इसमें आइसोमेराइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 2 NADPH जो है वो यहाँ पर क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। फिर हाइड्रोजनेसिस, अगेन यहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। देन लास्ट स्टेप जो होगा आपका 10th स्टेप, वहां पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड एनर्जी लॉसेस वाले स्टेप भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट गेन ऑफ द ATP आपने बताना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन पूछा गया है। अब नेट गेन का मतलब है कि जहां पर लॉस हो रहा है
उसको आप क्या कर दोगे, वहां से रिमूव कर दोगे। ओके, तो नेट गेन कितना होता है, लगभग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है यहाँ पर गेन किए जाते हैं। कैसे, टोटल 4 जो है वो बनेंगे, लेकिन उसमें से 2 जो है वो अर्ली फेज में, जो आपको ग्लाइकोलाइसिस में अभी दिखाया, वहां पर क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गए, राइट। तो नेट मॉलिक्यूल जो है वो आपका आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी ग्लूकोज पर ग्लूकोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो आपको किस में देखने को मिलेंगे। अब क्लिस्टोग्लामस फ्लावर जो है विच आर द क्लोज्ड फ्लावर्स, राइट। अब ये क्लोज्ड फ्लावर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एग्जांपल्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू टेक द राइट ऑप्शन, तंबाकू, मिराबलस, सनफ्लावर या फिर नन ऑफ अबव। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज तंबाकू प्लांट्स। तंबाकू प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर द क्लोज्ड फ्लावर्स, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे ये क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। बाकी के प्लांट्स जो आपको दिए हुए हैं वो सारी की सारी ओपन फ्लावर्स रहने वाले हैं। तंबाकू के साथ साथ ऑक्सैलिस, वॉलिया या फिर पी, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्या है, आपके क्लोज फ्लावर्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डबल फर्टिलाइजेशन। किसका कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। जिसमें फ्लावरिंग होगी उसी में डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, राइट। तो एंजियोस्पर्म्स जो है इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन का होना। अब डबल फर्टिलाइजेशन आप किसे कहेंगे, जब मेल गेमीट जो है वो फ्यूज कर रहा है विद द एग एंड व्हाट इज इट इज फॉर्मिंग जायगोट। एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, एक सिंगैमी ये हुई, दूसरा क्या है, सेकंड मेल गेमीट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, वो भी कैसा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर this 2 type of fusions which are occurring together, these are known as double fertilization. Okay, next question देखिए, the ratio of the phenotypes in F2 generation of a monohybrid cross। अब F2 generation पूछा गया है, यानी कि फिलाइल 2, और फिलाइल 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में it is always, and look at it, phenotypic ratio जो है वो पूछी गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए 3:1। जीनोटिपिक रेशियो पूछी होती तो आंसर होता 1:2:1। क्लियर। ओके, तो इस तरीके से जो है फिलाइल 1 का क्रॉस आपने जरूर करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल, मेंडल ने कौन सा प्लांट स्टडी किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो पी प्लांट के ऊपर उसने स्टडी की थी। देयर आर वेरियस रीजंस कि इसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज वेरी इजी क्योंकि क्लोज फ्लावर्स हैं, राइट। सेकंड क्या है, सीजनली ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही जल्दी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दिस वाज द बेस्ट प्लांट जिसे वहां पर स्टडी किया गया। 7 कैरेक्टर्स को असेस किया गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं ये भी आपने थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूजन ऑफ द 2 gametes which are dissimilar in the size is termed as। अब यहाँ पर 2 gametes की आपने फ्यूजन करी है, ठीक है, लेकिन साइज में वो क्या है, डिसिमिलर है, अलग अलग जो है उनका साइज यहाँ पर रहेगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, ओगैमी कहेंगे, आइसोगैमी कहेंगे, अनआइसोगैमी कहेंगे या फिर जाइगोगैमी कहेंगे। आइसोगैमी मतलब सेम एंड आइसोगैमी मतलब डिफरेंट। So answer become here option C, that is an isogamy। क्लियर, तो ये आपने याद रखना है। ओके, आइसोगैमी में देखिए जो गेमीट्स होते हैं ना सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं, जैसे कि कुछ एल्गा में आपने एग्जांपल्स जो है वो जरूर पढ़ी। आइसोगैमी की बात करें तो यहाँ पर गेमीट्स डिफरेंट साइज के हो जाते हैं और मोटाइल और नॉन मोटाइल का फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। ओगैमी में फीमेल जो है gamete that will be of the larger size and non-motile, this is specific। okay, next syngamy, simple fusion zygote के साथ, ठीक है, इसे एक ब्रॉड टर्म है, इसमें आप अबव टर्म्स के साथ इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the largest isolated single cell। सिंगल सेल है और सिंगल सेल होने के साथ साथ लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है नर्व सेल,
माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग या फिर रेड ब्लड सेल। लार्जेस्ट सेल में आपने एग्जांपल पढ़ा होगा ऑस्ट्रिच के एग का, राइट। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है दैट इज द लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल। वहीं स्मॉलेस्ट पूछा होता तो स्मॉलेस्ट में एग्जांपल आ जाती माइकोप्लाज्मा का, व्हिच इज आल्सो नोन एज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो कैसे होंगे, 50S, 60S, 70S या 80S। सो अगेन दो ऑर्गेनेलीज इस कैटेगरी में आती हैं, वो भी आपने याद रखना है, जिनके पास आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। कौन कौन सी ऑर्गेनेली है, फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको प्रोकैरियोटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ सेकेंड ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स जो हैं मॉर्फोलॉजी उनकी बहुत ही स्टडी करने के लिए बेहतरीन स्टेज जो है वो माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब यहाँ पर अगर आपको मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उनका शेप जो है वो प्रॉपर फॉर्म्ड होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर साइज भी मैटर करता है कि प्रॉपर विजिबिलिटी जो है वहां पे होनी चाहिए। तो मेटाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम बहुत ही एक अच्छे तरीके से सेंटर में अलाइंड हो जाते हैं, राइट। तो इनमें प्रॉपर स्पेसिंग आपको देखने को मिलेगी इनों के इस तरीके के अलाइन होने के कारण। और ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट बनाते हैं। ओके, तो ये एक बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, इस तरीके से मेटाफिजिक प्लेट जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन AT ऑफ द DNA। नाउ यू नो, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, है ना, जो बेसिस हैं उनमें किस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे डीएनए में प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स जो हैं वो आते हैं, राइट। यहाँ जो ए और टी है इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, जी और सी है इनमें क्या आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। तो एटी का पूछा गया है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट हियर। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। इसी के साथ साथ AG की अगर बात करें तो ये क्या है आपके, दे आर द प्यूरीन्स, ये आपके प्यूरीन्स हैं। TC की बात करें तो ये क्या है आपके पिरामिडीन्स हैं, दे आर द पिरामिडीन्स। ओके, सो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which RNA carries the amino acid from the amino acid pool to the mRNA during the protein synthesis। अब प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस की। वो भी कौन सा स्टेप, जब RNA कैरी कर रहा है अमाइनो एसिड को फ्रॉम द अमाइनो एसिड पूल, राइट। तो उस प्रोसेस में कौन सा RNA जो है वो इन्वॉल्व है इस काम के लिए। ऑप्शंस आर गिवन, tRNA, rRNA, mRNA या फिर जो हिटेरो टाइप का RNA होता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ RNA, हिटेरो न्यूक्लियर RNA कहते हैं हम इसे, राइट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन सा RNA होता है, दैट इज tRNA, ट्रांसफर RNA। करना ही क्या है, इसने ट्रांसफर करना है। ओके, और ट्रांसफर RNA tRNA की एक स्पेसिफिक शेप है जो कि NCERT कहती है लीफ क्लोवर लाइक शेप, लीफ क्लोवर लाइक शेप, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज द 3D शेप, 3D शेप को डिस्क्राइब किया गया है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इसके साथ देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नाम दिया गया है ना tRNA को, एडेप्टर मॉलिक्यूल का, दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने आपको सेंट्रल डॉगमा दिया था। सेंट्रल डॉगमा क्या है, ये भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हम। सेंट्रल डॉगमा की बात करें अगर, तो सेंट्रल डॉगमा है
कि डीएनए हमारे पास है ना, डीएनए से अगर डीएनए फॉर्म करना है तो यहाँ पर आपका प्रोसेस आता है रेप्लिकेशन का। वैसे ही डीएनए से आगे आरएनए फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन का। नेक्स्ट जो अल्टीमेटली विच हैज टू बी फॉर्म्ड आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स जो है वो कैसे फॉर्म होंगे, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है क्लियर। तो ये क्या है, सेंट्रल डॉगमा विच वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोनालिका एंड कालियन, ये जो सोना है कालियन सोना, ये जो है किसकी वेराइटीज है। सोना वर्ड से आप इसको क्या कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे, है ना। क्या कहते हैं हम, सोना सुनहरी जो देखने में लगती है विच इज नोन एज व्हीट, किसकी वेराइटीज हैं, दीज आर द वेराइटी ऑफ द व्हीट्स। क्या खासियत है इनमें, खासियत की अगर बात करें तो ये जो सोनालिका एंड कल्याण सोना है ये एक ऐसी वेराइटीज हैं व्हीट की जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। क्लियर, हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है ये रहेंगी, सेमी ड्रॉप वेराइटीज हैं। साथ ही साथ इसमें आपको डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्रॉप की वैरायटी है व्हीट की, जो कि इरिगेशन और फर्टिलाइजर के मेथड से भी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देती। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकाइनेज used as a clot buster in obtained from। अब ये क्वेश्चन आपका माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वाला जो चैप्टर है वहां से आया है। अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्लॉट बस्टर जो है हम इसे कैसे कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस के कारण, लैक्टोबैसिलस या फिर सेक्रोमाइसिस। बेसिकली हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस को कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो है आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सट्रैक्शन जो है इसका कहां से हुआ, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है इस जीनस में आपको ये देखने को मिलेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपने याद रखना है थ्रोम्बोलाइटिक यानी कि क्लॉट ब्लस्टर एंजाइम्स जो हैं इसके पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो ये जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं, क्लॉट की प्रॉब्लम है जिनमें, वहां पर ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, क्या कहते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। होम्योस्टैसिस जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड रहेगा। एनाबॉलिज्म हम कहते हैं प्रोडक्ट इफिशिएंट रिएक्शंस को, जिसमें कोई ना कोई इफेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कुछ फॉर्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस। तो ये सब टाइप्स हैं किसके, मेटाबॉलिज्म। ओके क्लियर, एनर्जी स्टोरिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग, इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। अब बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एसोसिएशन है किसके बीच, रूट ऑफ द हायर प्लांट्स के बीच, और उन हायर प्लांट्स की एसोसिएशन है विद द फंजाई। तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकन्स, फर्न या फिर माइकोराइजा या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। क्लियर, तो यहाँ पे दो टर्म्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लाइकन्स में और माइकोराइजा में, राइट, बट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द करेक्ट आंसर। माइकोराइजा हायर प्लांट के साथ जो है वो एसोसिएशन होता है, वेयर एज लाइकन्स जो है वो एसोसिएशन है एल्गी के साथ साथ फंजाई का। लेकिन यहाँ पे फंजाई के साथ क्या आ गए, प्लांट्स आ गए, ठीक है क्लियर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, seeds appear to be red due to the rapid multiplication of। अब rapid multiplication के कारण seeds जो है they appear red here, and what is the reason for this? Option says
ये फिनोमेना जो है आपको देखने को मिलता है ग्वानोलेक्स, जहां पे लिख दिया है रेड डाइनोफ्लैजिलेट, डेस्मिड्स में, स्पायरोगारा में, या फिर दोनों ए और बी सही हैं। तो ए और बी सही है कि नहीं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था यहाँ। ग्वानोलेक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट में आपको ये देखने को मिलेगा रेड टाइड का फिनोमिना जो है ये कॉज करते हैं, दे कॉज रेड टाइड। और याद रखना यहाँ पर टॉक्सिन रिलीज होता है, टॉक्सिन जो है वो रिलीज होते हैं यहाँ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स लैक, क्या नहीं मिलेगा, क्या चीज एब्सेंट होती है इन द जाइलम ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में। सो ऑप्शन हियर व्हिच इज गिवन इज जाइलम ट्रैकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, या फिर दोनों ए और बी जो है वो सही है। तो यू नो वेसल्स आर एब्सेंट, राइट। तो जाइलम वेसल्स जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलते, या एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म्स में भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। एंजियोस्पर्म्स में बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पर एक प्लांट है दैट इज जेनिटम, ये क्या है, एक्सेप्शन की तरह रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक भी है, इसमें थोड़े से फीचर्स जो है वो आपको जिम्नोस्पर्म्स के देखने को मिलेंगे, एज इट इज द इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देन, if two solutions have the same osmolarity they are said to be hypotonic, hypertonic, isotonic, या फिर none of above। ऑप्शन में बहुत ही क्लियर है, दो सॉल्यूशंस में सेम ऑस्मोलैरिटी है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेयर एज हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऐसा सॉल्यूशन होता है विच इज लेस, जो कि क्या है ऑस्मोलैरिटी जिसकी क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पर सेल आपको क्या है, स्वेल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। सिमिलरली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वाटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाटर रिमूव होने लग पड़ेगा, सेल से बाहर की तरफ को मूव करने लग पड़ेगा, राइट। तो सेल क्या हो जाएगा, यहाँ श्रिंक हो जाएगा। तो ये फिनोमिना जो है प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमिना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो कि C3 साइकिल में फॉर्म होता है। अगेन साइकिल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको सारे के सारे स्टेप्स याद हैं तो आप बहुत इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, याद करिए C3 साइकिल को, फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा था दैट वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये आपका फर्स्ट स्टेप में ही फॉर्म हो जाता है। क्या है आपकी पहली स्टेज, कार्बन फिक्सेशन की स्टेज। यहाँ पर क्या है, रुबिस्को के साथ जो मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड है दैट कम्स कंबाइन एंड दैट फॉर्म्स द 6th मॉलिक्यूल कंपाउंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, व्हिच इज योर PG। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है रिडक्शन की, यहाँ पर एनर्जी यूज होगी, एनर्जी यूज होने के साथ साथ आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज G3P, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट, राइट। उसके बाद मल्टीपल स्टेप्स होते हैं बीच में। देन थर्ड स्टेज कम्स जहां पे ये जो रुबिस्को है इसको रीजनरेट किया जाता है। ओके, क्लियर। तो ये आपके C3 साइकिल के स्टेप्स जो है वो रहने वाले। ह्यूमन टीथ बताइए अब, एक्रोडोंट, होमोडोंट या थीकोडोंट, या फिर कोई भी नहीं। देखो होमोडोंट तो है नहीं, ठीक है, एक्रोडोंट भी पॉसिबल नहीं है। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड इन द सॉकेट, सॉकेट में ये एम्बेडेड है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर दैट विल बी थीकोडोंट टाइप ऑफ द टीथ। एक्रोडोंट टीथ जो है वो सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, जॉ बोन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन। डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी लिखा हुआ है और 4 ऑप्शंस जो है वो आपको दी हुई हैं।
दोनों को ध्यान में रख के आपने जवाब देना है, ठीक है। ऑप्शन ए स्टमक, सीकम, इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब्जॉर्प्शन भी अगर आप देखो ना पर्टिकुलरली, तो भी आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में लास्ट के जितने भी डाइजेशन के स्टेप हैं वो भी होते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी होगी, ओके, वो भी मैक्सिमम। सो दिस इज योर राइट आंसर। Next question, which of the following is considered as graveyard of the red blood cell? Red blood cell का graveyard, again this is the direct question. Spleen will be the right answer, ठीक है ना। spleen को हम क्या कहते हैं, graveyard of the red blood cell। कितनी देर का लाइफ स्पैन रहेगा, ये क्वेश्चन भी PYQs में से आया था। 128 डेज का रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन जो है वो रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड। अब चलिए बताइए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। किसके बीच का स्पेस पूछा गया है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इसे आप क्या कहेंगे, और इसमें ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन सा जो फ्लूइड है वो इसमें फिल्ड होता है, कौन सा फ्लूइड जो है वो इसमें फिल्ड होता है, ठीक है। एक्वस चैम्बर कहोगे, विट्रस चैम्बर कहोगे, या फिर लेबरनेंथ कहोगे, या फिर वेस्टिबुलर कहोगे। चलो, so what will be the answer, विट्रस ह्यूमर, विट्रस चैम्बर कहते हो, है ना। अब आई की शेप को जरा देखिए, आई की शेप में आपको दो चैम्बर मिलते हैं, एक होता है एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर आई में वो स्पेस है जो कि आपको कॉर्निया और लेंस के बीच देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो चैम्बर आता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाला, दैट इज एक्वस चैम्बर, ओके। बाकी की ये ऑप्शन जो थी ये तो ईयर की ऑप्शन हैं, ये तो आई में आनी ही नहीं थी। दूसरी कौन सी स्पेस आपको पूछी हुई है, लेंस और रेटिना के बीच की स्पेस, उसे हम कहते हैं यहाँ पर विट्रस ह्यूमर। दिस इज नोन एज विट्रस ह्यूमर, ठीक है, क्लियर। दिस पर्टिकुलर स्पेस, कॉर्निया और लेंस वाली ये वाली स्पेस, ये आपकी एक्वस ह्यूमर की स्पेस, ये आपने याद रखना है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉर्पस ल्यूटियम जो है दैट सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड, क्या हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वो पर्टिकुलर हार्मोन है जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन के लिए उसको रेडी रख सके। नेक्स्ट देखिए, स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, कहां पर होता है स्पर्म प्रोडक्शन, रेडी टेस्टिस में, सेमिनिफेरस टिब्यूल में, टेस्टिकुलर टिब्यूल्स में, या फिर वासा डिफरेंस में। बाकी के सारे जो पार्ट्स हैं एक्सेप्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स वो कंडक्शन का काम करते हैं, स्पर्म की कैपेसिटेशन करेंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे नेक्स्ट टिब्यूलर पार्ट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल है which are having about 250 compartments, है ना, 250 compartments present होते हैं, यहाँ पर sperm production का प्रोसेस जो है that takes place, वो भी कहाँ से, जर्मिनल एपिथेलियम से, जर्मिनल एपिथेलियम से गेमेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है that take place है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ द फीटस टू द प्लेसेंटा अकर्स थ्रू, चलिए, कॉर्डिनेट मेसोडर्म के थ्रू कनेक्ट होता है, नोटोकॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, या फिर अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू। वेरी क्लियर, ऑप्शन ही आपको ऐसे दे दी कि आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली जवाब दे सकते हो। अम्बिकल कॉर्ड इज द राइट आंसर, राइट। अब ये अम्बिकल कॉर्ड जो है वो क्या है, एक ऐसा खास कनेक्शन है जो फीटस को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब ये प्लेसेंटा एक ऐसा खास टिश्यू है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल फंक्शंस, जैसे कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना, एंटीबॉडीज का एक्सचेंज होना, साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसका डिफ्यूजन होना, दैट ऑल these functions take place by placenta। तो ये सारा का सारा चीज ट्रांसफर जो होगा वो किसके थ्रू होगा, that will be through the umbilical cord, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्टेरॉल इज कॉल्ड। चलिए, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो आर्टरीज हैं उसमें हार्डनिंग होनी शुरू हो गई है। ये डिजीजेस का क्वेश्चन आपको ब्लड वाले चैप्टर से आया है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर से आया है, ठीक है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एंथ्रोबोमेसिस, एंथ्रीरोस्क्लेरोसिस, या फिर रेनिटिस, या फिर स्टेनोसिस। क्या रहेगा इसका जवाब, दैट इज ऑप्शन बी, है ना। क्या कहते हैं हम, इससे कहते हैं एंथीरोस्क्लेरोसिस।
क्या कंडीशन है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है वो फैटी डिपोजिशन, जिसे हम प्लेग कहते हैं, इसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा इन द इनर वॉल ऑफ द आर्टरीज। इसके कारण आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और जो ब्लड प्रेशर है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता, साथ ही साथ वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ट्रांसफर जो है वो भी अफेक्टेड यहाँ पर होता है। ओके, क्लियर। बाकी के ऑप्शंस की बात करें, एथ्रोबॉम्बिसिस जो है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को कहते हैं, whereas रिनिडिस जो है इन्फ्लामेशन है नेजल म्यूकोसा का, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो वो हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम ये टर्म कहते हैं। whereas स्टेनोसिस जो है इट इज नोन एज नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, या फिर कोई भी पैसेज वेसल है उसका नैरोइंग होना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, क्या कहेंगे आप उसे, यूरेमिया, प्रोटीयूरिया, या फिर पॉलीयूरिया, या फिर ग्लाइकोसूरिया। अब ये भी क्वेश्चन आपका उससे आया, डिजीज वाले पार्ट से आया, फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो पॉलीयूरिया, पॉली मीन्स मैनी टाइम्स यूरिनेशन होना, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होना। बाकी की कंडीशंस की बात करें, यूरेमिया, यहाँ पर इट इज नोन एज एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, राइट। प्रोटीयूरिया जो है प्रोटीन का प्रेजेंट होना इन द यूरिन, जो कि बेसिकली नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया यानी कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स पेशेंट क्या है यहाँ पे, डायबिटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिब्स जो है आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कितने रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन देखो आपको पेयर्स में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 6 पेयर्स, 8 पेयर्स, 10 पेयर्स, या फिर 12 पेयर्स। 24 होते हैं, दैट मीन्स कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑफ द रिब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, junction between the axon and one neuron and dendrites of the another neuron is known as, अब इस कनेक्शन को आप क्या कहोगे, वेरी सिंपल, टेंडन्स और लिगामेंट्स तो वैसे ही अलग कर दो, ब्रिजेस तो होता ही नहीं है कुछ, व्हाट इज लेफ्ट, साइनैप्स। तो साइनैप्स जो है एक ऐसा जंक्शन है, फंक्शनल जंक्शन है, जो एक्सन के टर्मिनल पार्ट को कनेक्ट करता है आगे वाले फॉरवर्ड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, ठीक है, क्लियर। दिस इज ऑल्सो नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने पे कैल्शियम आयंस जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना ज्यादा कैल्शियम आयन उतना ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वहां इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which hormone causes strong uterine contraction during the birth, अब बर्थ के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ टाइम पे, जिसे हम पार्चुरेशन भी कहते हैं, पार्चुरेशन। अब इस पार्चुरेशन के प्रोसेस में there is one particular hormone that is oxytocin which is responsible for the contractions, strong contractions जो है वो क्रिएट होती हैं। अब ये ऑक्सीटॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, that is also very important। तो पोस्टीरियर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है वैसोप्रेसिन, दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन कहां से रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये भी आपने इसमें याद रखना है, ठीक है जी। ओके, बाकी के हार्मोन्स कौन कौन से दिए, LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये ओवुलेशन रेगुलेट करता है। ओवुलेशन रेगुलेट करने का मतलब है जो 14th डे है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो LH सर्ज वाला डे है, कौन सा डे है, LH सर्ज वाला डे है, वहां पर आपको लुटेनाइजिंग हार्मोन पीक में देखने को मिलेगा। ओके, FSH की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है गैमीट फॉर्मेशन, व्हेयरएज प्रोलैक्टिन जो है इट स्टिमुलेट्स द मिल्क प्रोडक्शन, क्लियर। तो इस तरीके से जो सारा का सारा हार्मोन्स हैं दे प्ले रोल इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम्बियोमिक जो डायसेंट्री है वो कैसे होती है, एम्बियोमिक डायसेंट्री, तो ये किसके कारण होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है, या फिर कोलाई के कारण होती है, या फिर
जिनिवालिस के कारण होती है या फिर पेस्टिसिस के कारण होती है। देखो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट है ना, यू नो वेल कि ये एंटामीबा के कारण होती है, बट स्पेसिफाई करके पूछा गया कि कौन सा आपका यहाँ पर स्पीशी जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज, राइट। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, so this will be the right answer here. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन को, क्लियर, दिस हैज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो कुछ सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ऑफ द एम्बियोसिस। नेक्स्ट देखिए डेंगू फीवर, डेंगू फीवर का ट्रांसमिशन बताइए अब किस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पे वेक्टर पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एनोफिली के कारण होता है, क्लोएक्स मॉस्किटो के कारण होता है, एडिस के कारण होता है या फिर टिक टिक फ्लाई के कारण होता है। सो आंसर इज वेरी क्लियर, एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो हियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेंगू फीवर। अब कुछ फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का एडिस एगिप्टाई जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दे आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ब्लैक बॉडी, और इस ब्लैक बॉडी पे दे आर हैविंग व्हाइट स्ट्रिप्स, ठीक है। यूजुअली ये बाइट करते हैं आपको डे टाइम में, क्लियर। वेयरएज एनोफिली जो है वो मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है, वेयरएज जो क्लूएक्स है ये ट्रांसमिट करता है फ्लैरसिस को, या फिर ये ट्रांसमिट करता है कौन सी डिजीज, फ्लैरसिस या फिर एंसेफेलाइटिस, ओके। या फिर टिक टिक फ्लाई जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू डेंगू एट ऑल, ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑप्शन जो वो ऐड किया। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन स्पीशी ऑफ द हनी बी बताइए, सबसे कॉमन स्पीशी कौन सी रहेगी, एपिस इंडिका या फिर डॉर्स्टा या फिर फ्लोरिए या फिर मेलिनफेरा। अब आप क्या टिक करके आ जाते हैं वहां पे, इंडिका, है ना, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन इज एपिस मेलिफेरा, क्लियर, ओके। ये एक यूरोपियन या इटालियन हनी बी है, इट इज कॉमनली फाउंड वर्ल्ड वाइड। बी कीपिंग के लिए हम आइडियली इसी हनी बी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। बाकी की जो ऑप्शंस दी हुई थी, एपिस इंडिका इंडियन हनी बी है, मॉडरेट हनी प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करता है, ज्यादा हनी प्रोडक्शन यहाँ से नहीं होता। डॉर्स्टा की बात करें तो रॉक बी है, वाइल्ड एंड एग्रेसिव नेचर होता है, अगेन बी कीपिंग के लिए ये आइडियल नहीं है, दैट मीन्स। फ्लोरिया की बात करें, ये बिल्कुल छोटी सी बी होती है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हनी जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाउ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को, एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक या फिर दोनों, ए एंड सी आर करेक्ट। विच ऑप्शन विल यू चूज फॉर दिस। सो पोइकिलोथर्मिक तो आपको पता ही है ना, ठीक है, पोइकिलोथर्मिक भी कहते हैं, इसके साथ साथ हम इसको एक्टोथर्मिक भी कहते हैं। तो क्या ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी, कि दोनों ए और सी ऑप्शन जो हैं दे आर करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, यस यू नो ऑलरेडी लिपिड्स जो है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, लेकिन ऐसा क्या नेचर है लिपिड्स का कि ये यहाँ इनसॉल्युबल जो है वो रहेंगे, न्यूट्रल है, ग्लिसराइंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक है या फिर हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफोबिक वर्ड का मतलब वाटर हेटिंग, अब वाटर हेटिंग है कुछ तो वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, राइट। सो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट आंसर, दैट लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग नेचर इनका रहेगा, एंड इसी के साथ साथ ये यहाँ पर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स जो है वो कैरी करते हैं। ज्विटराइन टर्म यहाँ पर दी गई है, अब ज्विटराइन टर्म का मतलब होता है दैट दे आर हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जैसे कि अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का क्वेश्चन भी आपको एक पर्टिकुलर पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, हम इसको आने वाले नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स, किस तरीके के बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो दिस वाज द सेशन, 60 क्वेश्चंस जो आपके एचपी टेट में आए थे फॉर नवंबर 2025 दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब आने वाले कुछ और सेशंस में बाकी के और पीवाईक्यूज जो हैं वो आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब सेशंस में डिस्कस किए जाएंगे, क्लियर, ठीक है जी।
तो इसका पर्टिकुलर जो भी आपका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इफ यू आर हैविंग सम डाउट्स, कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट है HP टेट के लिए जो आप समझना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कोई भी डाउट है, डू शेयर विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।